आपको सब कुछ इसमें बताया जाएगा जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहेगा और इसमें आपके जो मार्क्स है वो पक्के हो जाएंगे। सो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय स्थापत्य में हिंदू धर्म का, यानी कि देखिए भारतीय मंदिर स्थापत्य जो वास्तुकला है वहाँ पे क्या है कि हिंदू मंदिर का विशेष स्थान है। आप देखें हमारे देश में क्या है, हिंदू धर्म के जो मंदिर हैं, जैन मंदिर हैं, बौद्ध मंदिर हैं, कई तरह के मंदिर हैं, लेकिन हिंदू मंदिर सबसे ज़्यादा है। ठीक है, आप देखिए जो कंबोडिया में अंगकोर वाट जो है वहाँ पे विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर है। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, तो आप इसे लिख सकते हैं। हिंदू मंदिर में अंदर एक गर्भगृह होता है जिसमें मुख्य देवता की मूर्ति स्थापित होती है। अब देखिए गर्भगृह, हिंदू मंदिर के अंदर गर्भगृह यानी कि जहाँ पे भगवान की मूर्ति लगी होती है उसे कहते हैं गर्भगृह। तो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए, बताइए कि मंदिर में गर्भगृह किसे कहते हैं? तो जहाँ पे भगवान की मूर्ति होती है या मुख्य देवता की मूर्ति होती है। गर्भगृह के ऊपर टावर नुमा रचना होती है। आप देखिए जैसे गर्भगृह होता है ना, जैसे मान लीजिए कि आप किसी मंदिर में गए, वहाँ किसी देवता की मूर्ति लगी हुई है, तो आप देखेंगे कि उसके ऊपर, यानी कि उसके ऊपर देखेंगे बहुत बड़ा एक टावर नुमा रचना होती है। मंदिर के गर्भगृह के चारों ओर परिक्रमा के लिए स्थान होता है। जैसे मान लीजिए मंदिर है, आप चारों ओर उसके परिक्रमा यानी कि चारों ओर उसके चक्कर लगा सकते हैं, वहाँ पे एक जगह बनी होती है। इसके अलावा मंदिर में सभा के लिए कक्ष होता है। तो देखिए मंदिर में ये चीज़ें होती हैं। तो ये था इसका ओवरव्यू। देखते हैं मंदिर वास्तुकला। अब देखिए मंदिर वास्तुकला क्या है। मंदिर निर्माण की प्रक्रिया का आरंभ तो मौर्य काल से ही शुरू हो गया था, किंतु आगे चल के उसमें सुधार हुआ और गुप्त काल को मंदिरों की विशेषता से लैस देखा जाता है। अब आप देखिए कि यहाँ पे क्या है कि मंदिर बनाने की जो प्रक्रिया है, जो मंदिर निर्माण है, मंदिर वास्तुकला का मतलब यहाँ पे है कि मंदिर कैसे बनाया जाता है, किस हिसाब से मंदिर बनाया जाता है। ये कब शुरू हुआ था? इसकी देखिए शुरुआत तो मौर्य काल से ही हो चुकी थी, लेकिन इसमें सुधार होते होते गुप्ता काल में क्या था कि पहला मंदिर वहाँ पे बनाया गया। ठीक है, गुप्त काल में क्या था, मंदिर बनाया गया। आप देखिए आपने बहुत सारी बुक्स देखी, नोट्स देखे, वहाँ पे बताया होगा कि गुप्त काल में मंदिर जो है वो बनने स्टार्ट हुए थे। ठीक है, लेकिन देखिए इसकी शुरुआत तो मौर्य काल से होगी थी, लेकिन इसमें सुधार किया। आगे चल के क्या हुआ कि गुप्त काल में क्या है, मंदिर बनने स्टार्ट हो गए, उसमें काफ़ी विशेषताएं देखी गई। संरचनात्मक मंदिरों के अलावा एक अन्य प्रकार के मंदिर थे जो चट्टानों को काटकर बनाए गए थे। इनमें मुख्य है महाबलीपुरम का रथ मंडप जो 5वीं शताब्दी का है। आप देखिए जो रथ मंडप है महाबलीपुरम में, तो कौन है वो, कौन सा मंदिर है? वो है चट्टानों को काटकर बनाया गया। अब देखिए ऐसा नहीं है कि किसी चट्टान के ऊपर कोई पत्थर लगा के रख दिया तो उसे मंदिर बना दिया। आप देखिए कि चट्टानों को काट काट कर इतने बढ़िया तरीके से मंदिर बनाया गया है। तो महाबलीपुरम को देखिए आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं कि जो रथ मंडप है, ठीक है, राठा टेम्पल, आप उसे देख सकते हैं कि वो कितना भव्य है, कितना अच्छा है वो। आप देखिए आज के ज़माने में कितनी ज़्यादा टेक्नोलॉजी आ चुकी है, लेकिन उस ज़माने में कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो उसके हिसाब से देखिए फिर भी उन्होंने छैनी हथौड़े से देखिए कितना बढ़िया, कितना नक्काशीदार मंदिर तैयार किया। गुप्तकालीन मंदिर आकार में बेहद छोटे हैं। देखिए गुप्तकालीन जो मंदिर है वो आकार में बेहद छोटे थे। ठीक है, तो एक वर्गाकार चबूतरा है जिस पर चढ़ने के लिए सीढ़ी है तथा बीच में चौकोर कोठरी है जो गर्भगृह का काम करती है। अब देखिए गुप्ताकालीन जो मंदिर थे वो छोटे थे। मान लीजिए आपको स्टेटमेंट का क्वेश्चन है कि गुप्ताकालीन मंदिर जो थे वो बड़े थे, तो आपको पता लग जाएगा ना स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में कि ये तो छोटे थे, ये बड़े लिखा है, यानी कि ये गलत है ना। तो वहाँ पे क्या है, एक वर्गाकार यानी कि एक चौकोर, वहाँ पे क्या एक चबूतरा है, किससे बना है? वो ईंट का बना है, जिस पर चढ़ने के लिए क्या है, सीढ़ी है, तथा बीच में क्या है, चौकोर कोठरी है जो गर्भगृह का काम करती है। यानी कि क्या है, देखिए कि जो चौकोर कोठरी है वहाँ पे देवता की मूर्ति लगाई जाती थी जो गर्भगृह का काम करती थी। आसपास क्या था, उसके एक चबूतरा बनाया जाता था। कोठरी की छत भी सपाट है, वह अलग से कोई प्रदक्षिणा पथ भी नहीं है। अब देखिए आजकल के जो मंदिर हैं वो ऐसे बनाए होते हैं ना, शिखर बनाया होता है ऐसे, लेकिन जब देखिए गुप्ताकालीन जो मंदिर है आप देखेंगे ऊपर से भी चौकोर है, चौरस है बिल्कुल। ठीक है, तो वर्गाकार है बिल्कुल वो।
ये कि वो चौकोर आकार का मंदिर है, वो वहाँ पे कोई इतनी डिज़ाइनिंग नहीं थी। देखिए वहाँ पे मंदिर बनाने स्टार्ट हुए थे तो सिंपल सिंपल साधारण से मंदिर थे, लेकिन आजकल के जो मंदिर देखिए टेक्नोलॉजी में इतना सुधार हो गया कि काफ़ी बढ़िया तरह के मंदिर बनाए गए। आप द्रविड़ स्टाइल के मंदिर देखिए कि जो इतने फेमस, इतने पुराने प्रसिद्ध मंदिर हैं, कितने बारीकी से डिज़ाइन करके वहाँ पर बनाए गए हैं। कोठरी की छत, ये क्या हो गया, देखिए इस प्रारंभिक दौर के निम्नलिखित मंदिर हैं जो कि भारत के प्राचीनतम संरचनात्मक मंदिर है, जैसे तिगवा का विष्णु मंदिर। आप देखिए यहाँ पे क्या है, प्रारंभिक दौर में, यानी कि जब मंदिर बनने की शुरुआत हुई थी तब क्या था, प्रारंभिक दौर में देखिए जो मंदिर बने थे उसमें से प्राचीनतम जो संरचनात्मक मंदिर कौन से है, तिगवा का विष्णु मंदिर। ये कहाँ पे है, ये जबलपुर मध्य प्रदेश में है। भूमरा का शिव मंदिर, ये सतना मध्य प्रदेश में है। नचना कुठार का पार्वती मंदिर, ये पन्ना मध्य प्रदेश में है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ये ललितपुर यूपी में है। भीतरगांव का मंदिर कानपुर यूपी में है। ये देखिए ये जो सारे मंदिर हैं ये कब थे, जब मंदिर बनने स्टार्ट हुए थे, गुप्ता कालीन समय में जब मंदिर बनने स्टार्ट हुए थे, ये उस टाइम के मंदिर हैं। तो आप देख सकते हैं ये उस ज़माने के मंदिर हैं जब मंदिर बनने स्टार्ट हुए थे। आप लगा सकते हैं कि लगभग 1500 साल पहले देख सकते हैं कि इतने वहाँ पे जो मंदिर की शुरुआत हुई थी। तो आप देखिए कि ये अपने आप में देखने के लिए बहुत अच्छा है। तो मंदिर स्थापत्य संबंधी अन्य नाम जैसे पंचायतन भूमि, विमान, भद्ररथ, कर्णरथ और प्रतिरथ आदि भी प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं। छठी शताब्दी ईस्वी तक उत्तर और दक्षिण भारत में मंदिर वास्तुकला शैली लगभग एक समान थी। आप देखिए कि जब हम बात करें कि छठी शताब्दी ईस्वी तक, अगर हम छठी शताब्दी ईस्वी तक बात करें उत्तर और दक्षिण भारत में, यानी कि नॉर्थ इंडिया में, यानी कि उत्तर भारत में और दक्षिण भारत में जो देखिए मंदिर वास्तुकला थी लगभग एक समान थी। लेकिन जब छठी शताब्दी ईस्वी के बाद भिन्न भिन्न दिशाओं में विकसित हुए। अब देखिए यहाँ पे क्या था कि पहले सभी तरह उत्तर हो दक्षिण हो सभी तरफ क्या था, एक ही तरह के मंदिर बनते थे, एक समान थे। लेकिन बाद में क्या हुआ, उनमें क्या हुआ कि अलग अलग तरह से मंदिर बनने लगे। ठीक है, जैसे नगाड़ा स्टाइल के आजकल मंदिर हैं तो वो अलग से मंदिर फिर बने। फिर बाद में द्रविड़ स्टाइल साउथ में चला गया, दक्षिण भारत में। ठीक है, शुरुआत में सेम थे, लेकिन बाद में क्या हुआ, छठी शताब्दी के बाद ये अलग अलग दिशाओं में विकास हुआ इसका। आगे ब्राह्मण हिंदू धर्म के मंदिरों के निर्माण में 3 प्रकार की शैलियों, नागर, द्राविड़ और बेसर शैली का इस्तेमाल करते थे। अब देखिए यहाँ पे क्या है, नागर स्टाइल क्या था मंदिर का, वो शैली यानी कि नागर शैली या नागर शैली वो शैली थी जो उत्तर भारत में प्रसिद्ध थी, और द्रविड़ शैली जो थी वो दक्षिण भारत में मंदिर बनाने के लिए प्रसिद्ध थी। जो बेसार शैली है या बेसर शैली है, ये नागर और द्रविड़ का मिश्रण है। अब देखिए यहाँ पे बात करते हैं मंदिर स्थापत्य के बारे में। देखिए यहाँ पे क्या था, मैंने आपको यहाँ पे नोट्स के रूप में आपको यहाँ बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे दिक्कत ना आए। अब देखिए मंदिर स्थापत्य में एक तरफ नागर है, एक तरफ द्रविड़ है और एंड में क्या है, बेसार। अब देखिए नागर जो शैली है, इस तरह के मंदिर किन्होंने बनाए थे, जैसे ये पाल उपशैली, उड़ीसा उपशैली, खजुराहो उपशैली, सोलंकी उपशैली, यानी कि ये जो इनमें जो नागर स्टाइल के ये सारे मंदिर हैं। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि जो पाल उपशैली है, उड़ीसा उपशैली है, खजुराहो उपशैली है, सोलंकी उपशैली है, ये नागर स्टाइल के मंदिर हैं। और देखिए यहाँ पे क्या है, द्रविड़ में पल्लव उपशैली, चोल उपशैली, पांड्य उपशैली, विजयनगर उपशैली और नायक उपशैली। यानी कि देखिए जो चोल, पांड्य, विजयनगर, पल्लव ने जो मंदिर बनाए थे वो द्रविड़ शैली के मंदिर थे। बेसार शैली राष्ट्रकूट, चालुक्य, काकतीय और होयसाल, यानी कि ये जो वंश आए थे, इन्होंने जो मंदिर बनाए थे वो नागर और द्रविड़ का मिश्रण था, यानी कि वो बेसार कला थी या बेसार शैली थी। ठीक है, तो ये मंदिर बनाने के जो स्थापत्य जो है, तो देखिए क्रम वाइज हम देखते हैं कि कौन सा मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है, वो कब बना था। देखिए यहाँ पे क्रम वाइज देखते हैं मंदिर। देखिए गोलाकार ईंट वह इमारती लकड़ी का मंदिर। अब देखिए गोलाकार ईंट का जो मंदिर है वो कहाँ पे है, बेराट जिला राजस्थान में। ये कब बना था, 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व, यानी कि 3री शताब्दी ईसा पूर्व में बना था। सांची का मंदिर, ठीक है, सांची का जो मंदिर है, तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे जो 40 लिखा हुआ है, 18 लिखा हुआ है, ये कुछ नहीं है, आप इसे हटा दीजिएगा, ये गलती से यहाँ पे लिख हो गया।
सांची का जो मंदिर है वो सांची मध्य प्रदेश में है, 3य शताब्दी ईसा पूर्व में था। सांची का मंदिर, ठीक है, ये सांची मध्य प्रदेश में, ये 2य शताब्दी में। प्राचीनतम संरचनात्मक मंदिर ये ऐहोल कर्नाटक में है, ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व में बना था। सांची का मंदिर ये 17 कुछ नहीं है, सांची का मंदिर जो है सांची मध्य प्रदेश में 4वीं शताब्दी में बना था। और लड़खन मंदिर जो है वो ऐहोल कर्नाटक में है, ये 5वीं सदी ईस्वी में बना था, ठीक है, 5वीं सदी ईस्वी में, ये ईसा पूर्व नहीं है, ये ईस्वी है। दुर्गा मंदिर ऐहोल कर्नाटक में 550 ईस्वी में बना था, ईस्वी सन कुछ भी। अब देखिए नागर स्टाइल जो शैली है, हमारे पास 3 तरह की शैली है, नागर स्टाइल और साथ में द्रविड़ स्टाइल और साथ में तीसरी शैली है बेसार शैली। अब देखिए नागर स्टाइल की बात करते हैं। नागर शब्द नगर से बना है, सर्वप्रथम नगर में निर्माण होने के कारण इसे नागर शैली कहा जाता है। अब देखिए सबसे पहली बात है कि जो हम चीज़ पढ़ रहे हैं वो क्यों पढ़ रहे हैं, उसका क्या मतलब है। अब हम पढ़ रहे हैं नागर शैली या कि नागर स्टाइल, ये इसका नाम नागर कैसे पड़ा, इसका नाम पड़ा है नगर से, क्योंकि देखिए सर्वप्रथम क्या था, सबसे पहले नगर में मंदिर का निर्माण हुआ, जिसके वजह से इसे नागर शैली कहा गया। यह संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की एक शैली है जो हिमालय से लेकर विंध्य पर्वत तक के क्षेत्रों में प्रचलित थी। अब देखिए ये संरचनात्मक मंदिर स्थापत्य की शैली है, यानी कि ये कहाँ से कहाँ तक है, ये हिमाचल की पहाड़ियों से लेके हिमालय की पहाड़ियों से लेके ये विंध्या तक के क्षेत्र तक ये फैली हुई है। यानी कि यहाँ पे आपको जितने मंदिर दिखाई देंगे वो कौन से हैं, वो नागर शैली के मंदिर हैं। इसे 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच उत्तर भारत में मौजूद शासकों ने पर्याप्त संरक्षण दिया। सबसे पहली बात है कि जो नागर शैली थी वो कहाँ पे प्रसिद्ध थी, वो थी उत्तर भारत में, ठीक है। 6वीं शताब्दी के बाद क्या हुआ कि जो नागर शैली थी वो उत्तर भारत में अपनाई गई, द्रविड़ शैली वो दक्षिण में अपनाई गई। तो नागर शैली देखिए यहाँ पे क्या है कि इसे उत्तर भारत में जो शासक थे उन्होंने उस स्टाइल के मंदिर बनाए। नागर शैली की पहचान विशेषताओं में समतल छत से उठती हुई शिखर की प्रधानता पाई जाती है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि अगर हमें पहचानना हो कि ये नागर स्टाइल का मंदिर है, नागर शैली का मंदिर है, तो हम कैसे ये देख सकते हैं। अब देखिए जैसे समतल छत है, ठीक है, समतल छत है, उस पर क्या है, जो शिखर है वो थोड़ी सी उठती हुई है, यानी कि जो छत जो है वो समतल है, लेकिन उससे क्या है कि थोड़ी सी ऊपर उठती हुई जो छत है वो कौन सी है, वो नागर शैली के मंदिर हैं। इसे अनुप्रस्थिका व उत्थापन समन्वय भी कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि जो नागर शैली की जो पहचान है वो क्या है कि समतल छत से उठती हुई शिखर, यानी कि जो छत है उसे क्या था कि ऊपर एक शिखर बनाया जाता था, ठीक है, जो हमें कहते हैं कि वो नागर शैली थी। नागर शैली के मंदिर आधार से शिखर तक चतुष्कोणीय थे, ठीक है, चतुष्कोणीय थे ये, यानी कि यहाँ पे देखिए इसके 4 कोण थे, ठीक है, इसके जो आधार से, यानी कि अगर हम नीचे से बात करें तो ऊपर तक क्या थे, चतुष्कोणीय थे। ये मंदिर ऊंचाई में 8 भागों में बांटे गए हैं, जिनके नाम इस प्रकार है। देखिए ये मंदिर थे, ये ऊंचाई में 8 भागों में बटे हैं। देखिए पहला क्या है, मूल यानी कि आधार, गर्भगृह, मसरक जिसे नींव और दीवारों के बीच का भाग है। अब देखिए जैसे नींव है और दीवार है, नींव और दीवार है, जो उसका बीच वाला पार्ट है वो है गर्भगृह, जहाँ पे देवता की मूर्ति जो है लगाई जाती है। जंघा कहते हैं दीवार को, कपोत यानी कि कर्निस, शिखर, गल यानी कि गर्दन, वर्तुलाकार आमलक और कुंभ शूल सहित कलश, ठीक है। आप देखेंगे जो मंदिर के जो छत है, जो ऊपर का जो पॉइंट है, सबसे छत से ऊपर जो डिज़ाइन बनाया जाता है, वहाँ पे एक कलश जो है वो बनाया जाता था, एक कुंभ यानी कि घड़ा बनाया जाता था, एक छोटा सा कलश। आप देख रहे होंगे कलश जैसे जिसके ऊपर नारियल रखा जाता है धागा बांध के, तो जिसके ऊपर रखा जाता है उसे कलश बोलते हैं ना, तो ऐसा ही देखिए मंदिर के ऊपर बनाया जाता है। तो ये सारे 8 पार्ट हैं, किसके हैं, ये है नागर शैली के। तो देखिए आपको ये याद करने जरूरी है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए तो आप इसके आधार पर इसका उत्तर दे सकते हैं। इस शैली में बने मंदिरों को उड़ीसा में कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालय क्षेत्रों में पर्वतीय कहा जाता है। तो देखिए क्वेश्चन यहाँ पे बनता है कि बताइए कि नागर शैली में जो मंदिर बनाते हैं उसे उड़ीसा में क्या कहते हैं, कलिंग, गुजरात में लाट और हिमालय क्षेत्र में
पर्वतीय कहा जाता है। यानी कि पर्वतीय शैली के जो मंदिर हैं जो हिमालय में बने हैं वो किस शैली के हैं, वो है नागर शैली के। यहाँ बात करते हैं हम द्राविड़ शैली की। आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि जो नागर शैली है वो हिमालय की है, और सॉरी जो नागर शैली है वो उत्तर भारत की है, और जो द्रविड़ शैली है वो दक्षिण भारत की है। ठीक है, दो तरह के मंदिर है, एक उत्तर भारत में एक दक्षिण भारत में। उत्तर भारत में नागर, दक्षिण में द्रविड़। देखिए द से दक्षिण, द से द्रविड़, तो यहाँ पे सिंपल सा आप इसका मीनिंग देख सकते हैं। कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक द्राविड़ शैली के मंदिर पाए जाते हैं। द्राविड़ शैली की शुरुआत 8वीं शताब्दी में हुई और सुदूर दक्षिणी भारत में इसकी दीर्घ जीविता 18वीं शताब्दी तक बनी रही। अब देखिए इसकी शुरुआत कब हुई है, 8वीं शताब्दी में, और ये कब तक बनी रही, 18वीं शताब्दी तक। यानी कि देखिए 1000 साल तक ये जो शैली है वो अपनाई गई। सबसे लंबा कार्यकाल इसी का था। द्रविड़ शैली की पहचान विशेषताओं में जैसे देखिए प्रकार, अब हम देखते हैं जैसे हमने देखा था ना कि नागर शैली की क्या पहचान थी, कलश बनाया होता था, है ना। तो यहाँ पे इसकी हम पहचान देखते हैं। जैसे प्रकार है इनकी चार दीवारी है। गोपुरम, अब देखिए गोपुरम क्या है, प्रवेश द्वार। जब भी आप किसी दक्षिण भारत के मंदिर में जाएंगे तो आपको एक गेट यानी कि बाहर का एक प्रवेश द्वार मिलेगा जो काफ़ी अच्छे तरीके से सजाया होता है, उसे बोलते हैं गोपुरम। गोपुरम किसे कहते हैं, प्रवेश द्वार। गोपुरम कहाँ पे मिलेगा, द्रविड़ शैली में। आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए, बताइए कि जो मंदिर में जो गोपुरम होता है वो किस शैली का है, वो द्रविड़ शैली का है। गोपुरम का मतलब है मंदिर का प्रवेश द्वार जिसे सजाया जाता है। वर्गाकार या अष्टकोणीय गर्भगृह यानी कि रथ, ठीक है, इसे रथ कहते हैं। अष्टकोणीय गर्भगृह देखिए जहाँ पे देवता की मूर्ति रखते हैं। पिरामिड नुमा शिखर, जैसे पिरामिड बनता है ना, ऐसे जैसे पिरामिड बनता है उसका शिखर वैसे है, यानी कि नीचे से मोटा होता होता ऊपर पतला होता है। मंडप, इसे नदी मंडप, देखिए यहाँ पे क्या था, नदी मंडप, ठीक है। विशाल संकेंद्रित प्रांगण तथा अष्टकोण मंदिर संरचना शामिल है। द्रविड़ शैली के मंदिर बहुत मंजिला होते हैं। अब देखिए द्रविड़ शैली के आप देखिए जो साउथ के मंदिर देखेंगे ना, जैसे आप वहाँ पे जो मंदिर देखना कि जो उसकी छत होती है मंदिर की, उसकी देखना कैसी मंजिल बनाई होती है उन्होंने। नीचे से चौड़ाई जाता है, जैसे उसकी ऊंचाई बढ़ती जाती है उसकी चौड़ाई क्या है, घटती जाती है। आप देखिए कितनी बारीकी से डिज़ाइन वो किया गया है, जबकि उस टाइम पे इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी कितने अच्छे तरह से मंदिर बनाए गए हैं। तो बहुमंजिला मंदिर हमें कहाँ पे मिलेंगे, द्राविड़ शैली में। पल्लवों ने द्राविड़ शैली को जन्म दिया। चोल काल में इसने ऊंचाइयां हासिल की और विजयनगर काल के बाद यह हासमान हुई। अब देखिए इसकी शुरुआत किसने की, इसकी शुरुआत की पल्लवों ने, और ये सबसे ज़्यादा कब चला, चोल काल में, ठीक है। तो पल्लवों ने इसकी शुरुआत की और चोल काल में क्या था, ये सबसे ज़्यादा ऊंचा पहुंच गया। चोल काल में द्रविड़ शैली की वास्तुकला में मूर्तिकला और चित्रकला का संगम हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि चोल काल में क्या हुआ कि इसने इतनी ऊंचाइयाँ प्राप्त की, वो कैसे की, इसमें क्या हुआ कि जो द्रविड़ शैली की जो वास्तुकला थी ना मंदिर बनाने की, उसमें जो मूर्तिकला थी, जो चित्रकला थी, आपस में मिल गई। यानी कि एक तरह तो हम वो मंदिर तो बना रहे थे, वहाँ पे मूर्ति तो बना रहे थे, लेकिन उसमें जो मूर्ति बनाने की कला थी ना द्रविड़ शैली में, वो और जो चित्र बनाने की कला थी वो आपस में मिक्स हो गई, जिसकी वजह से क्या हुआ कि मंदिर और ज़्यादा अच्छे डिज़ाइन में बनने लग गए। यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में शामिल तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, ये किसने बनाया था, चोल शासक राज द्वारा निर्मित। अब देखिए बृहदेश्वर मंदिर जो चोल शासक थे राजराज चोल ने, उन्होंने बनवाया था। ये यूनेस्को की विश्व विरासत यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल है। तो क्वेश्चन आ सकता है, बताइए कि इनमें से कौन सा मंदिर या कौन सी शैली का मंदिर जो यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल है, तो वह बृहदेश्वर मंदिर 1000 वर्षों से द्रविड़ शैली का जीता जागता उदाहरण है। आप देखिए जो मंदिर है बृहदेश्वर मंदिर, ये 1000 साल पुराना मंदिर है, तो ये द्रविड़ शैली का मंदिर है, इसी वजह से इसे यूनेस्को की विश्व विरासत में शामिल किया। द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आगे नायक शैली का विकास हुआ, जिसके उदाहरण है मीनाक्षी मंदिर मदुरई में, रंगनाथ मंदिर श्रीरंग तमिलनाडु में, रामेश्वर मंदिर
आदि। अब देखिए द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही क्या हुआ, नायक शैली आई, यानी कि नायक शैली जो है वो किसका पार्ट है, वो पार्ट है द्रविड़ शैली का। द्रविड़ शैली से नायक शैली निकली, नायक शैली से क्या था, मीनाक्षी मंदिर बना, रंगनाथ मंदिर बना, और रामेश्वरम मंदिर जो कन्याकुमारी में है वो भी इसी के द्वारा बना। आप कह सकते हैं एक तरह से जो ये मंदिर है ये द्रविड़ शैली के अंतर्गत ही आती है, ये द्रविड़ शैली के मंदिर हैं। तो लास्ट है बेसार शैली। देखिए द्रविड़ शैली और नागर शैली का जो मिक्सचर है उसे कहते हैं बेसार शैली। नागर और द्राविड़ शैलियों के मिले जुले रूप को बेसार शैली कहते हैं। इस शैली के मंदिर विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक है। अब देखिए नदी जो नागर शैली के मंदिर कहाँ से कहाँ तक थे, हिमालय से लेकर विंध्याचल तक, और विंध्याचल से कृष्णा नदी तक किसके मंदिर हैं, बेसार शैली के। बेसार शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं। तो क्वेश्चन आ सकता है बताइए कि किस शैली को, यानी कि मंदिर बनाने की किस वास्तुकला शैली को चालुक्य शैली भी कहते हैं, बेसार शैली को। बेसार शैली के मंदिरों का आकार आधार से शिखर तक गोलाकार या अर्धगोलाकार होता है। अब देखिए हमने पढ़ा था कि द्राविड़ शैली में जो आधार से लेकर शिखर तक जो मंदिर थे वो चौकोर थे, ठीक है, लेकिन यहाँ पे गोलाकार है। गोलाकार किसमें है, बेसार शैली में। बेसार शैली का उदाहरण है वृंदावन का वैष्णव मंदिर जिसमें गोपुरम बनाया गया है। आप देखिए कि ये मिक्सचर है, ये मिला जुला रूप है, मिश्रण है द्राविड़ और नागर शैली का, क्योंकि देखिए यहाँ पे मंदिर के बाहर गोपुरम बनाया जाता है, जो अंदर का मंदिर है वो नागर शैली में है, ठीक है, मंदिर नागर शैली में, गोपुरम जो है वो द्राविड़ शैली का। तो दोनों को हो गया ना मिक्सचर आपस में। अब देखिए आप जो वृंदावन का वैष्णव मंदिर देखेंगे जिसमें गोपुरम बना है वो बेसार शैली का मिला जुला रूप है। गुप्ता काल के बाद देश में स्थापत्य को लेकर क्षेत्रीय शैलियों के विकास में एक नया मोड़ आता है। इस काल में उड़ीसा, गुजरात, राजस्थान एवं बुंदेलखंड का स्थापत्य ज़्यादा महत्वपूर्ण। देखिए कि इस काल में क्या है कि जो उड़ीसा है, गुजरात है, राजस्थान, बुंदेलखंड, यहाँ पे क्या था, सबसे ज़्यादा इसके मंदिर बने। इन स्थानों में 8वीं से 13वीं सदी तक महत्वपूर्ण मंदिरों का निर्माण हुआ। इसी दौर में दक्षिण भारत में चालुक्य, पल्लव, राष्ट्रकूटकालीन और चोल युगीन स्थापत्य अपने विशिष्ट के साथ सामने आया। अब देखिए यहाँ पे क्या था, इस दौर में देखिए जो भारत में चालुक्य हैं, पल्लव है, राष्ट्रकूट जो काल है, ठीक है, जो चोल काल है वो इस समय आया था, यानी कि किस टाइम पे, बेसार शैली में। तो फ्रेंड्स ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको मंदिर के आकार से पहचानना है कि नागर शैली का है, द्राविड़ शैली का है या ये बेसार शैली का है, तो वो किस राजा के टाइम पे थे, आपको ये बहुत ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स ये था हमारा हिंदी मीडियम में लेक्चर।